आज हम लोग इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन के बारे में जानेंगे। क्लास 11 इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन या ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन क्या है या इन 2 डायमेंशन कोलिजन? The colliding body are not lie in the same line. जो उनका इम्पैक्ट है वह सेम लाइन पर नहीं होता। जैसे आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए यह एक बॉडी है, यह जो है यह प्लेन है जो इस पर ये इसकी सेंटर है, ठीक है। ये प्लेन ऑफ सेंटर है, ये सेंटर प्लेन है। इस सेंटर प्लेन पर एक दूसरी बॉडी है, ठीक है, इसकी सेंटर है। यानी बोथ नॉट लाई इन द सेम लाइन। ये एक लाइन पर है, इसके जो मूवमेंट की प्लेन है वह यह है, ठीक है, और इसका जो मूवमेंट का प्लेन है जो इसके सेंटर से होकर गुजरने वाली लाइन है वह इस पर प्लेन है। तो जो इम्पैक्ट है वह हेड ऑन हेड नहीं है, जो इम्पैक्ट है वह हेड ऑन हेड नहीं। तो यहां एक ध्यान देने वाली बात है कि इसके सेंटर और इसके सेंटर, दोनों के सेंटर के जो बीच का डिस्टेंस है यह, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ऑफ इम्पैक्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ इम्पैक्ट। इसे हम बी से सूचित करते हैं, ठीक है। यानी दोनों के सेंटर के बीच का जो हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्टेंस है उसी को हम डिस्टेंस ऑफ इम्पैक्ट कहते हैं और इसे बी से सूचित करते हैं। हेड ऑन हेड कोलिजन में यह जो है बी बराबर 0 होता है, क्योंकि वैसी स्थिति में बोथ बॉडी कोलाइडिंग इन द सेम, यह सेम प्लेन होता है और दोनों का सेंटर ऑफ मास दोनों एक लाइन में होते हैं और ये हेड ऑन हेड कोलिजन। तो इसमें ऑब्लिक कोलिजन में फर्क देख लीजिए क्या है और हेड ऑन हेड कोलिजन में क्या है। इसको कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन या कोलिजन इन 2 डायमेंशन। इन दोनों के सेंटर ऑफ मास जो होता है, दोनों की जो लाइन होती है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ द इम्पैक्ट। तो हाउ कैन वी डिफाइन द कोलिजन इन 2 डायमेंशन? The 2 bodies collide without loss in kinetic energy. 2 बॉडी ऐसे टकराते हैं कि उनके काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है, विदाउट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, एंड मूव अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन इन ए प्लेन। यह टक्कर के बाद ये दोनों जो है अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। दोनों क्या है? अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। तो ऐसे कोलिजन को हम कोलिजन इन 2 डायमेंशन, यानी if the two body collides in which
there is no loss of kinetic energy, and after collision they move in the different path in a plane is called collision in two dimension. Collision in two dimension. अब यहां हम देखते हैं suppose that this is body B, this is body A having mass m1, having mass m2. Both are moving in the x-axis direction. यह इस दिशा में मूव कर रहा है, x एक्सिस. ठीक है. एक की इनिशियल वेलोसिटी जो है वह u1 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2. क्लियर. ए और बी दो बॉडी हैं विच मूविंग इन ए प्लेन इन एक्स वाई प्लेन. ए वाई डायरेक्शन हो गया, ए एक्सिस. ठीक है. दोनों जो है एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है एक ही दिशा से, बट देयर लाइन इज नॉट सेम. दे आर नॉट इन द ऑन द सेम लाइन. ऑब्लिकली यह जो है सच दैट द u1 इज ग्रेटर देन u2. इस प्रकार से है कि ए की जो वेलोसिटी है बी से ज्यादा है. तो एक समय आएगा जब यह आकर इसे टकराएगा. टक्कर देने के बाद यह जो है ए इधर चला जाता है. सपोज दैट ए इधर चला गया, ए चला गया इधर और बी चला आया इधर. ठीक है. यह जो है v1 वेलोसिटी के साथ, यह है v2 वेलोसिटी. बॉडी बी आफ्टर द कोलिजन, body making the angle theta 2 with the direction x, and body A making the angle theta 1 with या A हो गया या B हो गया with the x. क्लियर. जैसा कि हमने कहा कि A B से कोलाइड करता है, both moving in the same x line direction but not on the same line. टू डायमेंशन इसी को हम कहते हैं कि जब दोनों ऑब्लिकली जो है कोलाइड करते हैं. बॉडी ए ऑफ मास m1 मूविंग विथ वेलोसिटी u1, बॉडी बी विथ मास m2 मूविंग विथ वेलोसिटी u2, सच दैट u1 इज ग्रेटर देन u2. इस तरह से u1 u2 से बड़ा है. तो एक समय आएगा जब ए बी से टकराएगा. टक्कर के बाद ए की दिशा और बी की जो डायरेक्शन है, दोनों की दिशा जो है चेंज हो जाती है, बट बोथ आर मूविंग इन द प्लेन एक्स वाई प्लेन. बॉडी ए मेकिंग गोइंग टू द डायरेक्शन इन प्लेन बाय मेकिंग एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस. बॉडी बी इज गोइंग इन द डायरेक्शन in xy plane making the angle theta 2 with x axis. x axis के साथ theta 2 कोण बनाता है. इट क्लियर. तो इस दिस डायरेक्शन में इसकी जो मोमेंटम होगी वह m2 v2 होगी. इस डायरेक्शन में जो इसकी मोमेंटम होगी वह m1 v1 होगी.
तो मोमेंटम को वी हैव टू रिजॉल्व द मोमेंटम इन टू कंपोनेंट, टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक हो गया वर्टिकल। तो ये जो डायरेक्शन है यह थीटा एंगल बनाएगा, थीटा 2। उसी तरह ये भी जो है हम देखें तो एक हो गया हॉरिजॉन्टल एक्स दिशा में और एक हो गया वर्टिकल वाई दिशा में, और यह जो एंगल होगा वह क्या होगा, ठीक है। क्योंकि हमको इस डायरेक्शन में मोमेंटम का कंपोनेंट चाहिए, तो मोमेंटम का कंपोनेंट इसमें हो गया m2 v2 cos थीटा 2, और इस दिशा में हो गया m2 v2 sin थीटा 2। इधर देखें तो m1 v1 cos थीटा 1 और इसमें हो गया m1 v1 sin थीटा 1। तो यहां पर दो रिजल्ट हुआ। टक्कर से पहले जो मोमेंटम है ए का m1 u1 m2 v2 u2, इन दोनों का केवल एक ही कंपोनेंट है, वह एक्स डायरेक्शन में है, वर्टिकल कंपोनेंट कोई नहीं। लेकिन टक्कर के बाद दोनों के दो कंपोनेंट हो जाते हैं ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स दिशा में, एक्स डायरेक्शन में, दूसरा परपेंडिकुलर टू एस यानी वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहां हम देखते हैं कि टोटल मोमेंटम कंजर्व, तो टोटल मोमेंटम कंजर्व इन एक्स वाई, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, यानी दोनों ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व होना। तो टक्कर के पहले वर्टिकल कंपोनेंट यानी वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 है, तो यहां इस डायरेक्शन में केवल क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो टक्कर के पहले हॉरिजॉन्टल टोटल मोमेंटम बराबर टक्कर के बाद टोटल मोमेंटम। तो m1 u1 प्लस m2 u2, यह जो हो गया आपका टक्कर के पहले टोटल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन में कौन सा हुआ, टक्कर के बाद का कंपोनेंट m1 v1 cos थीटा 1 m2 v2 cos थीटा 2, m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। इन वर्टिकल कंपोनेंट द टोटल मोमेंटम शुड बी कंजर्व। तो टोटल मोमेंटम वर्टिकल कंपोनेंट में देखें तो 0 है, m1 u1 का वर्टिकल कंपोनेंट 0, m2 u2 का वर्टिकल कंपोनेंट, टक्कर के पहले टोटल मोमेंटम इन वर्टिकल 0। टक्कर के बाद वर्टिकल टोटल वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल में ये हो गया m1 v1 sin थीटा 1 और ये हो जाएगा माइनस m2 v2 sin थीटा 2, क्योंकि यह अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। तीसरा कहता है कि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी कंजर्व यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन विल बी कंजर्व। तो देखें इधर, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, ये सभी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये हो गया m1/2 m1 v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2। 1/2 दोनों ओर से कैंसिल हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस m2 v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा।
ये हमारा जो है इक्वेशन था। ये हमें इस चीज को ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि जो मोमेंटम है वह कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी है। इलास्टिक कोलिजन में यही होता है कि मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी शुड बी कंजर्व। मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी शुड बी कंजर्व। इस इक्वेशन को हम एक ऐसे भी लिख सकते हैं, द काइनेटिक एनर्जी दिस इज m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर बराबर m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ द x, तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं क्योंकि एनर्जी हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सो वी कैन नॉट रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। सो द टोटल एनर्जी बिफोर द कोलिजन एंड द टोटल एनर्जी आफ्टर द कोलिजन इज, यही तीन इक्वेशन हमको इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमारे पास तीन इक्वेशन है और इन्हीं तीन इक्वेशन के सहारे ना हम इससे संबंधित जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दिस इज द इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन में हमेशा ध्यान रहे काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम बोथ आर कंजर्व। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक अबाउट द inelastic, perfectly inelastic collision in one dimension and perfectly inelastic collision in the two dimension. Now again I repeat you must subscribe the channel.